अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि हम अपनी MMTV को बढ़ा सकें और लोग आपकी तरह कहानी को एंजॉय कर सकें। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी मुझे इंडिया से भेजी है और इनका नाम है राहुल। जलंधर, पंजाब, इंडिया से राहुल ने ये कहानी भेजी है। ये उनकी रियल लोकेशन है और उनका असली ही नाम राहुल है। वो कहते हैं कहानी है 2000 की। सन 2000 में जब हम लोगों ने अपना नया घर लिया और उसमें शिफ्ट हुए, उससे पहले हम 5 लोगों पर मुश्तमिल एक छोटी सी फैमिली थी। अम्मी, अब्बू, मैं और मेरी 2 बहनें। हम अपने दादा दादी के घर में रहते थे। ये एक छोटा सा मोहल्ला था, मोहल्ले के अंदर दादा दादी का घर था और यकीनन हम लोग अपने दादा दादी के साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे दादा और दादी हमसे बहुत प्यार करते थे। वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। गुजर बसर हमारी बहुत अच्छी थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ खुदा का दिया मौजूद था। वहीं वालिद साहब के अंदर एक ख्वाहिश थी कि अब मैंने इतना जमा कर लिया है कि अलग से एक अच्छी सोसाइटी के अंदर अपने लिए प्लाट लूं और उसके अंदर अपना घर तामीर करूं। यूं वालिदा जो पैसे जोड़ती थी, थोड़े थोड़े करके जो जोड़ते जोड़ते इतने बन गए कि वालिद ने एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी के अंदर एक प्लाट खरीदा और उसके ऊपर घर बनाना शुरू कर दिया। ये काफ़ी बड़ा प्लाट था। 3 कमरों पे मुश्तमिल एक घर बनाया गया और कुछ जगहें छोड़ दी गईं कि वक्त के साथ मज़ीद कमरे तामीर किए जाएंगे। अभी इस छोटी सी फैमिली के लिए ये घर काफ़ी था। यूं 2000 के अंदर हम अपने दादा दादी का घर छोड़ के अपने ज़ाती मकान में शिफ्ट हो गए। राहुल कहते हैं मैं छोटा था, मेरी बहनें मुझसे बड़ी थीं और यूं हमारे घर में एक फंक्शन का इनेकाद हुआ। तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको मिलने के लिए बुलाया गया। एक दावत दी गई इस नए घर की खुशी में। सब इस घर में आए मिलने के लिए। सब बहुत खुश थे, सब बहुत तहफ़ लेके आए। हर तरफ कहके थे, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। उससे पहले भी हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे थे, लेकिन अपने घर में कि ये हमारा घर है, हमारे वालिद ने हमारे लिए बनाया है, ये खुशी ही कोई और खुशी थी। कि वहीं जब आहिस्ता आहिस्ता करके सब मुबारकबाद देने के बाद, खाना खाने के बाद वहाँ से जाने लगे, तो वहीं इस अंदाज में पहली दफ़ा घर वालों को महसूस हुआ कि अब हम घर के लोग ही बचे हैं। लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में अभी भी कुछ आवाज़ें हैं, कुछ लोग अभी भी गए नहीं हैं, घर में मौजूद हैं। ये बहुत अजीबोगरीब बात थी। वालिद को लगा शायद सारे मेहमान नहीं गए, कुछ मेहमान मौजूद हैं, और यही बात वालिदा को भी लगी। लेकिन पता लगा सारे मेहमान तो चले गए हैं। किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि उससे अगली रात शाम के टाइम वालिद और वालिदा ऊपर घर की छत पर गए। वो दोनों चलते हुए जब ऊपर वाले पोर्शन में पहुंचे, छत पे पहुंचे, तो वहां उनकी आंखों ने जो मंजर देखा,
छत के ऊपर हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। वो दोनों चौंक से गए कि ये खून कहां से आया। तभी मेरे वालिद साहब बोल पड़े, यकीनन बिल्ली किसी जानवर को पकड़ के ले आई होगी और यहीं छत पे बैठ के खा रही होगी, जिसकी वजह से ये शायद हर तरफ खून ही खून है। पक्का घर था, नया घर था, नई सोसाइटी थी, लेकिन फिर भी खून के छींटे थे। तो वालिद ने जब वालदा को ये कह के रिलैक्स कर दिया कि कोई परेशानी की बात नहीं, बिल्ली ऐसे अक्सर करती रहती है, तो वालदा ने भी इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन शायद हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। यहीं से सिलसिला हमारे घर के अंदर शुरू हुआ। वो घर जो एक मोहब्बत का गहवारा था, माँ बाप में बहुत ज़्यादा हमारे माँ बाप में मोहब्बत थी, कभी वो लड़ते नहीं थे, कि वहीं पे आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के बीच में तू तकरार होने लगी। वही पैसे थे, वही गुजर बसर थी, लेकिन पैसे कहाँ लग रहे थे, पैसे कहाँ जा रहे थे, समझ कुछ नहीं आ रही थी। हमारी वालदा फजूल खर्च नहीं थी, लेकिन कुछ सिलसिला ही इस तरह का चल पड़ा था कि वो खुद सर पकड़ के बैठी होती कि ये हो क्या रहा है। बदमज़गी बढ़ती जा रही थी, अजीब से हालात होते जा रहे थे कि ये क्या है, बेसकूनी क्यों है। दादा दादी के घर में कभी उफ भी नहीं की थी, कभी किसी के अंदर हल्की सी भी तल्ख कलामी नहीं हुई थी। यहाँ तो बात इतनी बढ़ती जा रही थी, कोई दिन अब ऐसा नहीं था जब माँ बाप में तल्ख कलामी ना हो, और हम बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, ये क्यों हो रहा है। हमारे माँ बाप तो लड़ने वाले नहीं थे, वो कभी भी लड़ते नहीं थे, वो क्यों लड़ रहे थे उनको खुद भी समझ नहीं आ रही थी। ये किस वजह से है, क्यों हो रहा है, किसी को कुछ समझ ना लगे। जिस अंदाज में ये घर बना हुआ था, सबसे लास्ट में जो तीसरा कमरा था उसके साथ एक स्टोर था। स्टोर के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर एक जंगला लगाया गया था हवा के लिए, वेंटिलेशन के लिए। अक्सर घरों में जंगला इस अंदाज में लगाया जाता है कि ऊपर से छत होती है। जिस तरह 5 लोग पहले खिड़की रखते थे, अब खिड़की की बजाय वहां पे जंगला रखा जाता है। हवा तो आ सकती है लेकिन कोई अंदर नहीं आ सकता, सिवाय बिल्ली के जो जंगले को क्रॉस करके अंदर आ जाती है। वहीं पे अक्सर एक काली सी स्याह रंग की, काले स्याह रंग की बिल्ली हमारे घर में नजर आती। मेरी बहन उस बिल्ली को देखती थी तो अजीब सा महसूस करती थी। वो कहती थी मुझे इस बिल्ली की आंखों में अजीब सी चमक नजर आती है। वो बिल्ली ऐसे आके बैठ जाती और इस अंदाज में बैठ के घूरना शुरू कर देती कि कोई भी उसके सामने हो तो वो डर सा जाए। वो पालतू बिल्ली तो थी नहीं, वो एक आवारा सी बिल्ली थी। और आवारा सी बिल्ली अगर सामने बैठी हो, आप उसको भगाने का इशारा करें, ऐसे जैसे कुछ चीज़ उठा के उसको मारने लगे हैं, डराने लगे हैं, तो बिल्ली फौरी तौर पे भाग जाती है। लेकिन वो बिल्ली अपनी जगह से टस से मस ना होती। 1-2 दफा ऐसे ही बहन ने कोई चीज उठा के उसको मारा नहीं, उसके करीब फेंका कि डर जाएगी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। आंखों में इस तरह घूरती थी जैसे उसकी आंखें कह रही हो कि तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। मेरी बहनों को डर लगता था उससे। वालदा से भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि ये कैसी बिल्ली है जो घर में फिरती है, कभी कभी आ जाती है, इसको देख के हमें बहुत डर लगता है, वहशत सी आती है, अजीब सी बिल्ली है। और तभी उन्हीं दोनों एक दिन वालदा का भी बिल्ली से इस अंदाज में पाला पड़ गया कि वो सामने आके बैठ गई। और वालदा अपने कामों में मसरूफ थी, लेकिन जब वालदा की निगाह उस बिल्ली पे पड़ी तो वालदा चौंक सी गई कि ये कैसी बिल्ली है, किस अंदाज में बैठी घूर रही है जैसे कोई गुस्से से बड़ों को घूरता है। ये क्या देख रही हूं मैं। ओ याद आया, बच्चों ने भी कहा था बिल्ली कहीं ये वही बिल्ली तो नहीं है। बच्चों को आवाज दी और जब बच्चे आगे पूछे यही बिल्ली है, तूने कहा हाँ यही है। अजीब सी। तब वालदा ने गौर किया तो बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो बहुत ही अजीबो गरीब सी बिल्ली थी। वालदा ने उसको भगाने की कोशिश की, वो भागे ही ना।
कुछ देर बैठी रही, वालिदैन का छोड़ दो इसको, इसके हाल पे खुद ही चली जाएगी। थोड़ी देर के बाद वो चली गई। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि जो तीसरा घर का कमरा था उसके बिल्कुल पीछे एक स्टोर बना हुआ था जो काट कबाड़ पड़ा रहता था, दरवाजा खुला रहता था और उसी के साथ ही जंगला दिया था। तो कुछ दिनों के बाद वो बिल्ली नहीं आई तो मेरी बहनों को आवाज़ें आई म्याऊं म्याऊं की। उसके छोटे छोटे बेबी उस बिल्ली के उस स्टोर में कहीं मौजूद थे। और ये बात वालिद साहब तक को बता दी गई कि इस तरह मामला है बिल्ली का और बच्चों को उससे डर लगता है और उसने अंदर कोई बच्चे दे रखे हैं। वालिद साहब ने कहा तो कोई बात नहीं, इसमें ऐसा क्या है, छोड़ दो उसको। लेकिन हमारे घर में उन दिनों में हालात इतने ख़राब थे, तलखी, नाराज़गी, लड़ाई इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वालिदा ने कहा हम दोनों नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जिस नहज पे पहुंच गए हमें पता करना चाहिए हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है, हुआ क्या है। यूं वो एक ऐसे शख्स के पास गए जो इल्म रखता था और उससे जाके मालूमात हासिल की। तो उसने पढ़ाई करके बताया कि आपके घर में जिन्नात का बसेरा है और उन जिन्नात की वजह से आप लोग उलझते जा रहे हैं, परेशानियों का शिकार होते जा रहे हैं। और मैं आपको मशवरा दूंगा अपने घर में किसी भी जानवर को मत आने देना। उन्होंने कहा वहाँ पे कोई बिल्ली है और उसने बच्चे भी दे रखे हैं और बच्चे उस बिल्ली से डरते हैं, तो उसने कहा उसको निकाल दीजिए और पूजा पाठ कीजिए, इबादत कीजिए। ये मैं पानी दे रहा हूँ इसका छिड़काव कीजिए और उस बिल्ली को भी निकाल दीजिए वहाँ से, नहीं तो आप लोग परेशान रहेंगे। वालिद ऐसे थे नहीं, लेकिन उनके कहने के मुताबिक आके घर के अंदर पानी का छिड़काव किया, पूजा पाठ शुरू कर दी और उस बिल्ली के बच्चों को उस स्टोर रूम से निकाल के बाहर रख दिया और स्टोर रूम को बंद कर दिया। जैसे बिल्ली के लिए मैसेज था कि अपने बच्चों को यहाँ से लेके चली जाओ, तुम स्टोर में नहीं रह सकती। अगले दिन देखा तो बिल्ली अपने बच्चे वो छोटे छोटे स्टोर रूम के जो बाहर रखे हुए थे वो ले गई थी। और जब वालिद साहब ने अच्छी तरह देख लिया कि बिल्ली बच्चे ले गई है, तो वो जो जंगला सा बना था हवा के लिए, उस जंगले को भी उन्होंने बंद कर दिया, इस अंदाज में कि बिल्ली अंदर दाखिल ना हो सके। घर के अंदर पूजा पाठ जारी थी, पानी का छिड़काव भी जारी था कि एक रात सारे घर वाले सोए हुए थे। इस अंदाज में आवाजें आना शुरू हो गईं जैसे कोई बातें कर रहा हो। करीब करीब इस तरह का कोई घर नहीं था कि किसी की बातें हमारे घरों तक पहुंचती। और रात के इस पहर कौन बातें कर रहा है? वालिदा की आंख खुली, उन्होंने बातों को सुना, लफ्ज़ों को जांचने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज इस अंदाज में थे, ज़ुबान कोई ऐसी बोली जा रही थी वो जिसको समझ ना पाई। काफ़ी देर जागती रहीं, लेकिन आवाज़ किस सिमत में आ रही है कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा खैर मुझे सोना चाहिए, लेकिन एकदम दिमाग में आया अगर कोई घर के अंदर घुस आया है और वही हैं आपस में कोई चेमे गोयां कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मुझे शौहर को जगाना चाहिए। मैं तो सोने लगी हूँ। फौरी तौर पे अपने शौहर को जगा दिया और कहा सुने आवाज़ें आ रही हैं, कोई लगता है घर में घुस आया है। वालिद ने कान लगाए, आवाज़ों को सुना तो उन्होंने कहा हाँ ये तो आवाज़ें हैं, कोई मौजूद है। तो वो उठे उस जगह से अपने बिस्तर से देखने के लिए कि घर के अंदर कौन घुस आया है, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वालिद साहब आवाज़ों का ताक़ुब करते 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 उसी जगह पे पहुंच गए जिस जगह पे वो जंगला लगा हुआ था। आवाज़ें नीचे से नहीं ऊपर जंगले से आ रही थीं और ऐसा था जैसे कोई इंसान नहीं
इंसान नुमा कोई हो, लेकिन उसके बोलने का आवाज़ इतना तेज़ और इतना अजीबो गरीब था कि उस ज़ुबान को समझना भी मुश्किल था। और चीचा माचो ला मचा ला मचा, अजीब से अंदाज में वो आपस में बातें कर रहे थे। बिल्कुल बारीक सी आवाज़ थी, मिलती जुलती एक इंसान से। ये कौन है जो जंगले के बाहर वाली साइड पे खड़ा बातें कर रहा है? लेकिन एक एहसास कि जो भी है जंगले की बाहर साइड पे है, वो अंदर तो नहीं आ सकता। वो मुतमईन हो गए, वापस आए और बीवी से कहा, बाहर जंगले वाली साइड से आवाज़ें आ रही है, वहीं पे कोई बातें कर रहा है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आके सो गए। अगली रात फिर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। वालिदा ने आवाज़ों को सुन के फिर हमारे वालिद को जगाया कि फिर से आवाज़ें आ रही हैं। वालिद कहते हैं कि एक रात के मखसूस टाइम है, इस वक्त ये क्यों आवाज़ें आ रही हैं? अगर कोई है तो हमारे घर के जंगले के बाहर कोई इस वक्त क्या कर रहा है? कुछ देर लेटे रहे, बेचैनी महसूस की, उसके बाद उठे और सीधे छत पे चले गए। छत पे खड़े होकर उस जगह को देखना चाहते थे जो जंगले की बैक साइड बनती थी। छत से ऊपर नजर आता था क्लियर के जंगले के बाहर जो भी खड़ा हुआ है वो नजर आ जाता। वो छत पे पहुंचे और जंगले की दूसरी साइड पे देखा तो वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। और जब वो नीचे उतर के जंगले के पास आए तो अभी तक वही बातें क्लियर सुनाई दे रही थी। अंदर कमरे में गए और बीवी से पूछा, क्या ये बातें कुछ देर के लिए बंद हुई थी? उसने कहा, नहीं, मुसलसल आती रही हैं। उन्होंने कहा, मैं जब छत पे गया हूँ उस वक्त मुझे आवाज़ें तो नहीं आ रही थी, लेकिन परली साइड पे कोई भी नहीं था। मैं समझा शायद कोई चुप हो गया है। तो बीवी बोली, नहीं, बाहर से मुसलसल आवाज़ें आती रही हैं। ये क्या माजरा है? और फिर उसी जंगले की जगह से जहां आवाज़ें आ रही थी, अजीब सी ज़ुबान में कुछ बोला जाता था, वहीं पे किसी के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। ऐसे जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों वाले अंदाज में आंसू बहाता है। इस अंदाज में रोने वाली एक आवाज़ नहीं थी, 3-4 आवाज़ें थीं, जैसे वो 3-4 आवाज़ें मिल के रो रही हों। परेशान हुए कि ये आवाज़ें रोने की कहाँ से आ रही हैं। आवाज़ों का पीछा करते हुए उसी सिमत गए तो पता लगा उसी सिमत, उसी जंगले वाली जगह से जहाँ पे कभी बोलने की आवाज़ें आ रही थी, अब वहीं से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। दोबारा से पीर साहब के पास गए जिनसे वो पता किया था, उनसे पानी दम कराया, उन्होंने पानी दिया, उन्होंने कहा पूजा पाठ करें और पानी इस तरह डालें। उन्होंने फिर से पूजा पाठ की, वहाँ पे पानी डाला तो कुछ टाइम के लिए आवाज़ें बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे घर में सुकून सा आ गया है, हम सारे मुतमईन हो गए। लेकिन ये सब कुछ वक्ती तौर पे था, मुस्तकिल नहीं था। कुछ टाइम के बाद फिर से मामलात शुरू हो गए। घर के अंदर तलखी, लड़ाई, बदमज़गी, जो भी रुक गया था सिलसिला, वो फिर से शुरू होना शुरू हो गया। और इसी तरह टाइम गुज़रते गुज़रते, लड़ते झगड़ते, परेशानियों को देखते, कभी आवाज़ों का सुनना, कभी हंसी की आवाज़ का सुनना और कभी कभी रोने की आवाज़ का सुनना, मुसलसल ऐसा सिलसिला चल रहा था कि वहीं 2008 में वाले साहब ने कहा, मुझे एक चौथा कमरा भी घर में बनवाना है। यूं मजदूर बुलाए गए और चौथा कमरा बनना शुरू हो गया। मजदूर काम करते और जब शाम होती, अंधेरा फैलने लगता तो वो अपना काम मुकम्मल करके चले जाते कि अगले दिन हम वापस आएंगे। वहीं पे एक दिन, कोई तीसरा दिन था मज़दूरों को, कि एक मज़दूर बोला मेरे वाले साहब से, आपसे एक बात पूछनी है। वाले साहब बोले, हाँ बताइए।
उसने कहा आपके घर में कुछ अजीब सी बेचैनी है, हलचल सी महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई तेजी से गुजर के गया हो। वाले साहब ने कहा मैं समझा नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं। उसने कहा हम काम कर रहे होते हैं, एकदम से हमें महसूस होता है हमें पीछे से कोई गुजरा है, हम मुड़ के देखते हैं वहां पे कोई भी नहीं होता। वाले साहब ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उन्हें कहा हमें महसूस हुआ है तभी हम बोलने पे मजबूर हो गए कि कुछ ऐसा महसूस सा होता है। वाले साहब ने कहा नहीं, आप अपने काम पे तवज्जो दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद एक मजदूर वहां पे ड्रिल मशीन के साथ सुराख कर रहा था, जोर लगा के, कि उसको एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि शोर समझ गया। वाले साहब कमरे में बैठे हुए थे, भागते हुए बाहर पहुंचे तो उसका हाथ शदीद जख्मी हो चुका था, खूनो खून था, खून बह रहा था। भाग के उसके ऊपर पट्टी की, उसको बांधा। क्या हुआ? उसने कहा मैं ड्रिल मशीन से सुराख कर रहा था कि मुझे एकदम से महसूस हुआ किसी ने पीछे से मुझे जोर से धक्का दिया है और उस धक्के की वजह से ये ड्रिल मशीन मेरे हाथ को जख्मी कर गई है। उसने कहा इस अंदाज में था कि मैं जब ड्रिल मशीन से जोर लगा रहा था, बाकी लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे थे, तो पीछे बाकायदा तौर पे मुझे एक ऐसा धक्का देने वाला तो नज़र नहीं आया, लेकिन जिस तरह हवा का तेज़ झोंका आता है, ऐसे तेज़ हवा का झोंका था। उसने आके बड़ी ज़ोर से मुझे जिस तरह टकराता है, इतनी ज़ोर का वो झोंका था कि मुझसे टकराया और मुझे झटका लगा और उस झटके की वजह से मेरा हाथ ज़ख्मी हो गया और मैं कल से काम पर नहीं आऊँगा। एक तो मेरा हाथ भी ज़ख्मी है, दूसरा जिस तरह मुझे हवा का झटका और किसी ने पीछे से धक्का दिया है, ये घर ठीक नहीं है। उससे अगले दिन मज़दूरों ने काम करते हुए शाम को कहा हम भी जा रहे हैं, कल से हम भी काम पर नहीं आएंगे। वाले साहब ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जिस तरह हमने आपको पहले दिन कहा था, पहले एक बंदे को महसूस हुआ था, फिर हमारे एक ड्रिल वाले को धक्का पड़ा, आज हमने सब ने महसूस किया है। एक ऐसा लगा है कि जैसे आपके कोई घर का फर्द है, वो गुजर के जा रहा था, वो गुजर के बिल्कुल सामने ऐसी जगह पे मुड़ गया। हमने कहा वहाँ पे आपका घर का कोई हिस्सा होगा, दरवाज़ा होगा, अंदर चला गया होगा। और काम के सिलसिले में जब हम उसी साइड पे गए तो पता लगा वहाँ पे तो अंदर से बंद है, वहाँ पे तो आगे दीवार है, तो वो कहाँ गया? वाले साहब ने कहा वो कैसा था? उन्होंने कहा हमने गौर नहीं किया, हम तो अपने काम में मसरूफ़ थे, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई घर का फ़र्द गुजरता है, ऐसे ही कोई गुजर के गया है। हमने उसको वापस आते नहीं देखा, उधर ही चला गया, हम समझे शायद अंदर गया है। उन्होंने पूछा मर्द या औरत? उन्होंने कहा मर्द था। वो ऐसे डर गए थे उसको देख के। उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ अब काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। वो चले गए। काम कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। फिर से राब्ता किया गया आमिल से, उन्होंने पढ़ने के लिए दिया, पूजा पाठ की। कुछ टाइम के लिए सुकून हुआ, नए मज़दूर आए, उन्होंने काम शुरू किया, काम शुरू हो गया, यूं कमरा मुकम्मल हो गया। लेकिन एक बात अब फैमिली को अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इस घर के अंदर ज़रूर है। वाले साहब ने जब उनसे राब्ता किया, उनको बताया कि बिल्ली थी जिसको मैंने उठा के बच्चों को बाहर रख दिया था, तो उसके बाद उस जंगले से पहले अजीबो गरीब सी बोलने की आवाज़ें आती थीं और उसके बाद रोने की आवाज़ें आती रही हैं। तो उन्होंने कहा वो बिल्ली नहीं थी, वो बिल्ली का रूप धारे हुए एक जिन्नी थी। वो बिल्ली का रूप धार के तुम्हारे घर में आती थी और जब तुमने उसके बच्चों को उठा के बाहर रख दिया तो अपने बच्चों को तो उठा के ले गई और वहीं वो बाहर खड़ी होके अपनी असली रूप में, गायब हालत में कि तुम्हें नज़र नहीं आते थे, और वो लोग बाहर खड़े होके जंगले के पास बातें करते थे। और जिस तरह तुम बता रहे हो कि तुमने ऊपर से जाके देखा नीचे कोई भी नहीं था, तो ये वही मखलूक थी जो आपस में बातें कर रही थी और उन्हीं की ही वो रोने की तुम लोगों को आवाज़ें आती रही हैं। तुमने बहुत अच्छा किया कि उस बिल्ली को अपने घर से निकाल दिया। फिर से उन्होंने पानी वगैरह दिया, पढ़ने के लिए दिया, और यूं फैमिली ने पढ़ना और पढ़ाई करना सारा अमल इसी तरह जारी रखा।
वक्त इसी तरह गुजर रहा था कि एक रात सारे अपने अपने कमरों में सो रहे थे कि मेरी बड़ी बहन अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। हर तरफ रात की खामोशी थी, ऐसे जैसे अभी रात की खामोशी है। मैं जब दिन को कहानी रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा मिजाज ही कुछ और होता है, और रात को जब आप कहानी रिकॉर्ड करते हैं तो मिजाज बदल जाता है। रात की खामोशी, रात का वीराना, रात की काली चादर जब हर तरफ अंधेरे को बिछा देती है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो आपकी खुद ब खुद फीलिंग अजीब हो जाती हैं। तो उस घर में भी उसी वक्त अंधेरा ही अंधेरा तरह हर तरफ रात की काली चादर फैली हुई थी कि एक चीख सुनाई दी। वो चीख राहुल की बड़ी बहन की थी। वालिद वालदा जल्दी से उठ के भागे, उसके कमरे में गए तो वो बहुत डरी सहमी हुई थी। वालिद ने पूछा, क्या हुआ बेटा, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? उसको पानी पिलाया गया, नॉर्मल किया गया कि इस हालत में आ सके कि बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। तो तब उसने बताया कि मैं सोई हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं ख्वाब में कुछ महसूस कर रही हूं, मैं डर रही हूं। डरते 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 मैंने आंखें खोल दी हैं, और जैसे ही मैंने आंखें खोली हैं तब मेरी निगाह पड़ी है, बिल्कुल मेरे सामने एक काला साया सा खड़ा था, बिल्कुल मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। मैं समझी शायद मैं अभी तक नींद में हूं, मैं अभी तक ख्वाब देख रही हूं, मेरी वहम है, ये हकीकत नहीं है। मैं ऐसा ही समझ रही थी कि तभी मैंने उसको देखा, वो मूव हुआ, थोड़ा सा आगे गया और गायब हो गया। तो मेरे मुंह से चीख निकली, क्योंकि अब मैं नींद में नहीं थी, मुझे यकीन आ गया था कि मैंने देखा है किसी को, और बहुत डरी हुई थी। 2 दिन खैरियत से गुजरे, तीसरे दिन फिर वो शदीद डर गई। आज जब उसकी आंख खुली, वो गहरी नींद में थी, तो जब उसकी आंख खुली उसको महसूस हुआ जैसे किसी ने बाकायदा उसको जगाया हो। गहरी नींद से वो जागी और बोली, हाँ। उसका नाम पुकारा जा रहा था। कोई बहुत धीरे धीरे उसके कानों के पास सरगोशी वाले अंदाज में उसका नाम पुकार रहा था, रानी, रानी। फर्जी नाम मैंने कहा है, रानी, रानी। तो एकदम से उसने झटका लिया, हाँ, नींद में थी। रानी उठो, रानी उठो। एकदम से उसकी आंख खुल गई कि कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है, मुझे उठने के लिए कह रहा है। और उसी लम्हे जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि मैं अपने कमरे में हूं, मेरा नाम को पुकारा गया है। क्या मैंने ख्वाब देखा है, ये क्या हुआ है? तो तभी उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा है। और ना सिर्फ दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा है, तभी उसने देखा बाहर वाली साइड से दरवाज़ा खोल के कोई अंदर दाखिल हो रहा है। आज ये काला स्याह साया जो अंदर दाखिल हो रहा था, आज पहले से भी ज़्यादा काला स्याह था। वो कहती है, जब मैंने पहले दिन उसको देखा था तो उसके आर पार भी मैं देख सकी थी, लेकिन आज वो साया देख के लगता था कि वो इतना गहरा साया है कि उसके मुझे आर पार भी नज़र नहीं आ रहा था। और तब मेरे मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। वालिदैन क्या कर सकते थे उसके लिए, सिवाय इसके लिए कि पूजा पाठ करते, उसके लिए पानी दम करा के लाते। इसी तरह वो पानी दम करा के लाए, उसके लिए पूजा पाठ की। लेकिन रानी के साथ मामलात शुरू हो चुके थे। एक रात वालिदैन को एक अजीब व गरीब सी बेटी की आवाज़ सुनाई थी, जैसे वो गला फाड़ के बोल रही हो।
ऐसी चीखें मार रही थी, हाँ, हाँ, ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी। वो भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे तो उनको अंदाज़ा हुआ बेटी जो सामने बैठी हुई है वो बेटी नहीं है। वजूद बेटी का है, लेकिन उस बेटी के अंदर से जो आवाज़ें निकल रही हैं, हाँ, चिंगाड़ रही है, हाँ की आवाज़ है, वो किसी मर्दाना आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ है। उसका गला बहुत भारी भरकम है और वो शदीद गुस्से में बोल रहा है। वो अपनी बेटी को पुकारना शुरू हो गए, रानी रानी क्या हुआ है, मेरे बच्चे क्या हुआ है तुम्हें। लेकिन रानी को कोई होश नहीं था। वो पढ़ते रहे उसके ऊपर कि रानी उसी तरह बैठी रही, झूमती रही। उसके बाद उसकी आंखें बंद होना शुरू हो गई और वो लेट गई। वालिदैन परेशान कि ये क्या हो रहा है। वालिदा ने थोड़ी देर के बाद उसको जगाया कि पूछूं अभी तक उसकी तबीयत ख़राब है या तबीयत बेहतर हुई है। जब वालिदा ने उसको जगाया तो वो बेहतर हो चुकी थी और इस तरह ख्वाब से जागी जैसे गहरी नींद में सोई हो और ख्वाब देख के बोली, हाँ मामा क्या हुआ है, खैर है, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो समझ गए कि इसको कुछ भी याद नहीं है। आज जिस तरह इसने गला फाड़ फाड़ के आवाज़ें निकाली हैं और वो आवाज़ें इसकी नहीं थी, इसके गले से कोई और बोल रहा था। वो समझ गए इसको नहीं पता। वो बेटी को सुला के चले गए, लेकिन दोनों मियाँ बीवी आपस में बात करते रहे कि क्या, जब से हम इस घर में आए हैं मुसीबतें, परेशानियां, टेंशनें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। और जिस तरह उसने कहा था वाकई सही कहा था, इस घर में जिन्नात हैं जो हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं। हम क्या करें, हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उसके लिए जो जो कुछ हम कर सकते हैं हम सब कर रहे हैं, लेकिन वो जिन्नात हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। कि तब अब वो रानी रात को सोती नहीं थी। वो शदीद डर जाती थी कि एक रात उसने देखा वो अपने बिस्तर पर सो रही थी कि किसी ने बाकायदा उसको एक ऐसा हाथ महसूस हुआ जो बहुत गर्म तरीन जैसे कोई हाथ होता है, ऐसे एक लम्स सा महसूस हुआ उसके कंधे पे। उसको ऐसे थपकी दी गई तो उसकी आंख खुल गई और जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने एक अजीबो गरीब मखलूक को देखा। इससे पहले वो शैडो की सूरत में देख रही थी। एक साया होता था, काला स्याह साया, कभी धुंधला कभी बहुत ज़्यादा काला स्याह, लेकिन आज पहली दफ़ा उसने एक साया तो देखा, लेकिन वो सफ़ेद रंग का साया था और इस अंदाज का था कि उसके कानों की जगह पे 2 सींग निकले हुए थे। सीधे भी नहीं, टेढ़े, ऐसे टेढ़े करके, यानी टेढ़े होते जाते थे। कानों की जगह पे 2 सींग थे और जो टेढ़े हुए हुए थे। उसकी आंख एक थी जो उसके माथे पे लगी हुई थी और आंख के नीचे उसका नाक था। एक ही आंख थी, बड़ी सी आंख, इतनी बड़ी कि उसका पूरा माथा और आंखों की जगह पे एक ही आंख थी। अब इंसान के चेहरे को अगर डिवाइड किया जाए, नाक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा बनता है, माथा है और 2 आंखें हैं, उसका पूरा हिस्से पे एक ही आंख थी और वो आंखें झपक रहा था। 2 उसके सींग थे, नीचे उसका छोटा सा एक नाक था और मुंह इतना छोटा सा गोल सा जैसे किसी बच्चे का छोटा सा मुंह होता है, लेकिन उसकी आंख इतनी बड़ी थी कि कोई भी देखे तो खौफ से बेहोश हो जाए। उसके 2 सींग निकले हुए थे, वो बहुत ही भयानक था। उसके सर के ऊपर बाल नहीं थे, लेकिन उसके सर के ऊपर ऐसे था जैसे किसी को कोई डंडा मार देता है तो ऊपर वो फूल सा जाता है, बोम्बट सा बन जाता है, एक निशान सा बन जाता है। ऐसे कहती ऊंचा सा उसके माथे के ऊपर एक बना हुआ था, अजीब सा गोमड़ सा बना हुआ था, जैसे किसी को चोट लग जाती है और वो बन जाता है, सूज जाता है। ऐसे सूजा हुआ सा अंदाज में उसका माथा था और उसके वजूद पे कुछ भी नहीं था।
बिल्कुल जिस तरह काला साया होता है वैसे ही वो सफ़ेद साया था। वो देख के उसको डर गई और चीखें मारना शुरू हो गई। वालिदैन पहुंचे, क्या हुआ? तो उसने वो सारा बताया कि मैंने अभी किसको देखा है। उसको पहली दफा देखा है, इस अंदाज में उसकी शक्ल थी। लेकिन फिर एक शाम ऐसा हुआ जो अक्सर रातों को देख के डरती थी, उसको रातों को वो मखलूक नज़र आती थी कि एक शाम वो अपने कमरे से निकलने लगी कि उसने देखा सामने वाले कमरे से एक मर्द निकल रहा है। वो मर्द ऐसा था कि उसने सर पे जिस तरह ताज पहन रखा होता है तो उसके सर पे ताज था, लेकिन उस ताज के ऊपर कोई हीरे मोती जवाहरात नहीं थे। उस ताज के ऊपर दो बड़े बड़े सींग थे जो ऊपर की तरफ थे। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वजूद उसका बिल्कुल पतला सा, बारीक सा, छोटा सा, बारीक, इतना जैसे एक हड्डियों का कोई ढांचा हो। उस ढांचे के ऊपर से गोश्त को हटा लिया जाए और सिर्फ बारीक सा ढांचा कर दिया जाए तो नीचे वो एक ऐसा ढांचा ही था, लेकिन उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा सर था और उसके ऊपर ताज की तरह के दो सींग थे। और वो एक कमरे से निकला और जैसे ही ये दरवाजे से निकलने लगी, इसकी उसके ऊपर निगाह पड़ी तो वो भी वहीं पे रुक सा गया। आगे बढ़ने की बजाय वो अपनी जगह पे खड़ा होकर उसको देखना शुरू हो गया। और जब इसने उसके चेहरे की तरफ देखा, बिल्कुल एक इंसान के कदो कामत के बराबर था, लेकिन वो उसके आर पार भी देख पा रही थी और उसको सामने देख भी पा रही थी। यानी वो सामने मौजूद भी था और उसके जिस्म के आप आर पार भी देख सकते थे। जैसे उसने देखा तो फिर से उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। वालिदैन भागते हुए आए। अब क्या हुआ? ये तो शाम का टाइम है, इसकी तबीयत तो जब भी ख़राब होती थी, जब भी इसको डर लगता था, रात का टाइम होता था, तो उसने बताया कि मैंने आज अभी इसी लम्हे उसको सामने देखा है। वालिदैन ने पूछा कौन था, किसको देखा है? तो उसने बताया इस अंदाज का था। हमारे घर की छत से दौड़ने की आवाजें आती, ऐसे लगता था छत के ऊपर रात को कोई तेज तेज दौड़ रहा हो और दौड़ने वाला एक नहीं 4-5 हो। कभी रात को हंसने की आवाज आती, कोई कहका मार के हंस रहा होता और हम परेशान हो जाते कि कौन हंस रहा है, हमारे घर में कौन है। जानते थे इस घर में जिन्नात है और कौन है, लेकिन अब सिर्फ फर्क ये पड़ा था कि हमारी उस बहन को दिन को भी जिन्नात नजर आना शुरू हो गए थे, क्योंकि एक दिन के 2 बजे उसने मंजर देखा, ऐसा भयानक मंजर कि वो बेहोश हो गई। वो देखती है कि एक शख्स कमरे के दरवाजे के अंदर उसकी आंखों के सामने दाखिल हुआ है। उसका उसने पीछे वाला हिस्सा देखा है, बिल्कुल इंसानी कदो कामत के बराबर वो था, लेकिन उसके बाल लंबे लंबे और घुंघराले से बाल, लंबे लंबे उसने बाल रखे हुए थे। और जैसे ही वो कमरे से दाखिल हुआ है तो वो देख के ठटकी है ये कौन है, और जैसे ही दाखिल हुआ है उसके बाद अंदर कमरे में उसका कद इतना बड़ा होना शुरू हुआ है कि उसने बाहर खड़े होकर देखा उसका कद छत से, कमरे की छत से निकल के ऊपर तक चला गया था। और मेरी बहन खड़ी देख रही थी, उसकी टांगें, उसके पाँव कमरे के अंदर मौजूद थे और उसका बाकी जिस्म कमरे के छत से निकल के ऊपर फजा में था। और वो इतना बड़ा हो गया था, दिन की रोशनी में वो देख रही थी। आधा वजूद, थोड़ा सा वजूद, आधा भी नहीं, आधे से बहुत छोटा सा वजूद जो था वो कमरे के अंदर मौजूद था और बाकी हिस्सा कमरे की छत से निकल के इतना ऊंचा चला गया था कि उसने जहां तक ऊपर सर करके देखा तो उसका वजूद ही वजूद था। वो ऐसी डरी कि उसको चक्कर आए और बेहोश हो गई।
और उसके बाद मामलात ऐसे रहे कि अब दिन या रात बहन को नजर आते हैं। अब क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं होता था, ये कभी कभी ऐसा हो रहा था। वालिदैन बेचारे जो कुछ कर सकते थे वो कर रहे थे। वो दवा उनके लिए पढ़ाई करके पूजा करते, पूजा पाठ करते, पानी दम करा के लाते, तावीज़ बना देते। कोई आमिल, जोगी, फ़कीर कुछ भी मिलता, पंडित कोई भी मिलता, वो उससे जो जो कुछ ला के कर सकते थे बेटी के लिए कर रहे थे। वक्ती तौर पे आराम आ जाता, लेकिन फिर कोई वाक़या हो जाता, फिर आराम हो जाता, फिर कोई वाक़या हो जाता। और इसी तरह करते करते रिश्ता आया बहन का। माँ बाप ने उसकी शादी कर दी, इस उम्मीद पे कि जब अपने घर चली जाएगी तो वहाँ पे ये जिन्नात इसका पीछा छोड़ देंगे और ये वहाँ पे खुश रहेगी। लेकिन जब ये वहाँ पहुँची तो पता लगा शादी के कुछ अरसे बाद इसको वहाँ भी जिन्नात नजर आ रहे थे। जिस तरह वो अपने घर में रात को और दिन को देखती थी, अब वहाँ पे भी उसके साथ इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया था कि उसको जिन नजर आने शुरू हो जाते और उसका शौहर उसका इलाज करवाता। राहुल कहते हैं, जिन्होंने कहानी भेजी है, कि मैं छोटा था, महसूस तो मैं भी कर रहा था, लेकिन मैं समझता था ये शायद कोई ख्वाब है। बच्चा था, समझ नहीं थी, ये कोई ख्वाब है, मैं इसको ख्वाब समझता। लेकिन मेरे साथ एक रात ऐसी आई कि मैं अपने बिस्तर पे जाके लेट गया और मुझे नींद आ रही थी। बच्चा था, लेकिन इतनी समझ बूझ तो थी कि हर चीज़ का अंदाज़ा था, और मैं सो गया। ये रात का कौन सा पहर था कि किसी ने मेरे दोनों पाँव को पकड़ा और झंझोड़ दिया। जैसे मेरे पाँव को झंझोड़ा तो मुझे लगा मैं नींद में हूं और शायद मैं ख्वाब देख रहा हूं। मेरी आंख नहीं खुली, मैं गहरी नींद था। थोड़ी देर के बाद फिर से यही वाली कंडीशन हुई कि किसी ने फिर से मेरे पाँव को पकड़ा और झंझोड़ा। इस दफ़ा ज़्यादा ज़ोर से झंझोड़ा गया कि मेरी आंख खुल गई। क्या हुआ है? मैंने कोई बुरा सपना देखा है? हाँ, मेरे किसी ने पाँव को पकड़ के झंझोड़ा है। नहीं, ये तो सपना था, या वाकई किसी ने मेरे पाँव को झंझोड़ा है। मैं इसी तरह सोचता रहा, लेकिन मेरी आंख खुल चुकी थी। अभी मैं इन्हीं बातों को सोच ही रहा था कि मेरी आंख खुल गई है और क्या हुआ है, मेरा वहम है या मैंने कोई सपना देखा है। मैंने कहा मेरे ख्याल में मैंने सपना देखा है और मैं जाग गया हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं सोने के लिए दोबारा उसी तरह लेटा हुआ ही था, आंखें बंद की कि मैं सो जाऊँ, या अभी आंखें बंद ही की थी कि बाकायदा मेरे पाँव को पकड़ा गया और झंझोड़ा गया। मैंने एकदम से आंख खोली, मुझे लगा कि नहीं, ये तो वाकई था। अभी तो मैं सोया नहीं था, अभी तो मैंने आंखें बंद ही की थी कि चलो सो जाता हूं, तो अभी तो मैं जाग रहा था। ये क्या हुआ मेरे साथ? तीसरी दफ़ा, 2 दफ़ा पहले महसूस हुआ जिसको मैं अपना सपना समझ रहा था। अब तो ये आंखें बंद थी, लेकिन मैंने तो क्लियर महसूस किया है। तो मैं अपने पाँव की तरफ देखूँ, पाँव को उठाऊँ, देखूँ क्या है। नीचे उठ के ऐसे उठ के बैठ गया। फिर मैं बाकायदा इधर देखा, ये देखा, कुछ नहीं है। नीचे देख लिया, मतलब जिस तरह एक बंदे का वहम होता, कोई है तो नहीं। शरारत किसने करनी थी उसके साथ? तो मैंने अपनी तरफ से तसल्ली कर ली, कुछ भी नहीं था। और जब मैं महसूस कर लिया कि मेरा अब तीसरी दफ़ा पाँव को किया गया है, मैंने तसल्ली भी कर ली कुछ नहीं है, तो उसके बाद फिर मैं लेट गया। अभी मैं ये लेटे हुए चंद मिनट ही हुए थे, मेरी आंखें खुली हुई थी कि बाकायदा मेरा फोकस मेरे पाँव की तरफ था। मैंने हाथ नहीं देखे, लेकिन बाकायदा 2 हाथ आए हैं, गरम गरम हाथ, जो से बहुत आग की तरह के गरम हाथ होते हैं। उन हाथों ने मेरे पाँव को पकड़ा है और पकड़ के ऐसे जब झंझोड़ा है तो मेरी चीख निकल गई है, क्योंकि अब तो वहम वाली बात नहीं थी, बात क्लियर हो गई थी। अब तो मैं जाग रहा था, मेरी निगाह ही पाँव की तरफ थी और मेरे पाँव को पकड़ के बड़े ज़ोर से जब झंझोड़ा गया तो मेरी चीख निकल गई कि ये क्या हुआ है, कि नज़र कोई नहीं आ रहा और मेरे पाँव को झंझोड़ दिया गया है। राल कहते हैं, आज भी वो मुझे मंजर याद है, याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ एक ही वाक़या हुआ,
लेकिन उसके बाद वो जिन्नात जब मेरी बहन वहाँ से चली गई, वालिद साहब को परेशान करना शुरू हो गए। मेरे वालिद साहब जो कभी इन चीज़ों को नहीं मानते थे, जब हमारी छत पे पहली दफ़ा खून के छींटे आए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे वहम की बातें। अम्मी ने कहा था चेक करवाना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए, खून के छींटे अच्छी अलामत नहीं होती, अभी तो नया घर है, कैसे खून के छींटे आ गए। तो उन्होंने मुतमईन कर दिया था, कोई बिल्ली आ गई होगी ना सामान वगैरह लेके, जानवर वगैरह लेके, बिल्लियाँ करती हैं ऐसे। लेकिन आमिल ने बताया था कि नहीं, वो खून के छींटे जिन्नात के थे। लेकिन वालिद साहब पूजा पाठ करते, डरते नहीं थे। लेकिन अब आके जब बहन की शादी होगी, वक्त काफ़ी गुजर गया, वालिद साहब के साथ मामलात शुरू हो गए। और इस तरह के मामलात शुरू हो गए कि वो कलेयर अपनी बीवी को बताते, मैंने कभी उन जिन्नात को इस घर के अंदर महसूस नहीं किया था, लेकिन अब मैं उनको कलेयर महसूस कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास से कोई गुजर के गया है, मेरे पीछे से कोई गुजर के गया है। मैं मुड़ के देखता हूँ, कोई नहीं होता। और जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे उसी लम्हे महसूस होता है कि अब जब मैं मुड़ के देख रहा हूँ तो मेरी बिल्कुल सामने कोई खड़ा है, क्योंकि मेरी गर्दन पीछे की तरफ है और कोई मेरे सामने खड़े होके ऐसे खिसियानी सी हंसी हंस रहा हो। और मैं एकदम कहते मैंने मुड़ के सामने देखा कि ये कौन है, तो सामने कोई भी नहीं था। ऐसा कलेयर देखता हूं कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है, कोई हवा नहीं है, और दरवाजे को किसी ने खुद ब खुद बंद कर दिया। बेड पे लेटा होता हूं तो महसूस होता है कोई आके मेरे साथ बेड पे लेट गया है। बेड बकायदा कंप्रेस हुआ है, उसका जो मैट्रेस है वो कंप्रेस हुआ है। और मैं मुड़ के देखता हूं, कोई नहीं होता। वो अपनी बीवी के साथ ऐसी तमाम बातें शेयर करते, लेकिन उसके बाद फिर वो बीमार होना शुरू हो गए। उनको कोई बीमारी नहीं थी, उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो बीमार हुए जा रहे थे। हम लोग भी परेशान हो गए। उसी जगह से जहाँ इलाज कराते थे, हर जगह से तो इलाज वगैरह करा चुके थे, पता कराया, तो उन्होंने कहा कि वो जिन्नात अब तुम लोगों के वालिद साहब को परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे वालिद साहब के साथ अटैच हो रहे हैं। अब वालिद साहब बीमार होना शुरू हो गए। पहले वालिदा को काफ़ी वाक़यात बताते थे कि मैंने ये महसूस किया है, ये महसूस किया है। वो काला स्याह सा है, उसका चेहरा नहीं मैंने देखा, होंठ नाक कान मैंने नहीं देखे, लेकिन जिस तरह इंसान होता है, काला उसका सर है, गोल फुटबॉल की तरह का पूरा उसका वजूद है, चेहरे के नक्श नहीं है, लेकिन मैंने उसको देखा है। वो इस घर में घूमता है, और बाज़-औक़ात मैं देखता हूँ एक नहीं 3-4 घूमते हैं। लेकिन जब उन्होंने बीमार होना शुरू हुए तो उसके बाद चुप से हो गए। हमारी अम्मी उनसे पूछती, मुझे बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए क्या हुआ है, तो वो चुप रहते, क्योंकि ये जिन्नात मेरी अम्मी भी कई दफ़ा महसूस कर चुकी थी। अब हमारे वाले साहब बहुत बीमार हैं। आज भी वो जिन्नात हमारे घर के अंदर बसेरा रखते हैं। मेरे जिस्म को उन्होंने हाथ सिर्फ एक दफ़ा लगाया था, लेकिन मैं, राहुल कहते हैं, खुद उनको कई दफ़ा देख चुका हूँ। वो साये की सूरत में कलेयर नज़र आते हैं कि साया चलता हुआ सामने गया है, धुंधला सा होता है, कोई पीछे से गुजर के गया है, कोई भाग के गया है, भागने की आवाज़ आती है, ठक 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 ठक, कोई भाग के गया है, छत पे कोई भागा है, दौड़ा है, कभी हंसने की आवाज़, कभी रोने की आवाज़ आज भी आती है। अब कम हो गई है, उतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग भी आदी हो गए हैं शायद, लेकिन आज भी मामलात वैसे हैं। तो राहुल, मैं आपसे कहूँगा कि आप इन चीज़ों को मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए अपने मोबाइल में। कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको महसूस हो, आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए। मैं उसको ऑफ कैमरा हॉरर स्टोरी में चलाऊँगा और मुझसे रब्ता कीजिए। आपके घर को क्लियर करके देना मेरी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके घर से वो जिन्नात हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप परेशान मत ना हो, बिल्कुल ना हो। आप मुझसे रब्ता कीजिए। अपनी लोकेशन आपने मुझे रियल बताई है, तो आप रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला
हल हो जाएगा। वो सारी ज़िंदगी के लिए वो जिन्नात आपके घर को छोड़ देंगे और आपके वाले साहब की जो सेहत ख़राब हुई है, जो तबीयत ख़राब है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जो जिन्नात होते हैं घरों में इस तरह डेरा डाल के, घरों में इस तरह ज़बरदस्ती घुस के, घरों के अंदर रहते हुए, ये बात सही है, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझसे कई लोगों ने राब्ता किया है और मैंने उनको घर क्लियर करके दिए। अभी तो बल्कि यहाँ पे इस तरह की कोई बात हो रही है, कुछ घर सस्ते मिलते हैं, आप उनको क्लियर करके दें। मैंने कहा मेरी फ़ीस दे, मैं आपको क्लियर करके देता हूँ, पैसे बाद में लूँगा, बल्कि पूरे पहले क्लियर करूँगा। जितने दिन कहेंगे वहाँ पे रहूँगा, मेरे साथ रहें, जब आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर है, मैं अपनी फ़ीस लूँगा। मैंने आज तक कभी किसी चीज़ की फ़ीस नहीं ली, मैं फ़ीस भी ला करता हूँ। लेकिन अगर किसी के घर को इस तरह क्लियर, कहीं के इंसान रह रहे हैं, उनके साथ जिनाते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन एक बंद घर पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं इसको क्लियर करके दें, उसकी मैं फ़ीस लेता हूँ। उसकी रीज़न ये है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो इतना इजी नहीं होता। बंद घर के अंदर जिनात कब्जा कर लें, उनको निकालना मुश्किल होता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मारने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे इंसान रह रहे हों, वहाँ पे जिनात कब्जा कर लें, उनको निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप उनको पहला हवाला यही देते हैं कि अल्लाह की मखलूक, तुम अल्लाह की मखलूक हो, ये इंसानों का घर है, इंसान ने अपने लिए बनाया, तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो, निकलो यहाँ से। और हम उनको निकाल देते हैं, मैं उनको निकाल देता हूँ। लेकिन जो बंद घर पड़ा होता है ना, उसको आप जब कहते हैं ना निकलो, वो कहते हैं ये बंद था, हम तो गुजर रहे थे, हम तो रहते थे। वो 100 बहाने करते हैं, फिर वो दू बदू मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके घरों में होते हैं। मैंने कहानी शायद सुनाई भी है पहले, आपको एक और भी आगे है, वो सुनाऊंगा, तो वो जाके फिर मैंने क्लियर किया। तो ये जी एक राहुल की कहानी थी। आप कहानी जब भेजते हैं, मैं हर कहानी को शामिल करता हूँ। आजकल मुझसे लोग पूछ रहे हैं जी हमारी कहानी कब शामिल होगी, हमारी कहानी कब शामिल होगी। तो मैं आप लोगों को जवाब दे दूँ, मैं एक कहानी का नंबर लिखता होता हूँ, हॉरर स्टोरी आगे नंबर। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी, अगर आपने गलती नहीं की तो। गलती क्या अगर आपने कर दी है, गलती अगर आप ये कर देंगे कि स्टोरी भेजते हुए सबसे लास्ट में आपने स्टोरी ना लिखा, कोई और बात लिख दी, क्योंकि एक बंदे ने गलती की, उसने कहानी लिखी उर्दू में और मुझे सेंड कर दी, उसके बाद स्टोरी लिखी और उसके बाद नीचे 2 और मैसेज कर दिया, मज़र भाई मेरी भी कहानी को शामिल करना है, ये करना है, वो करना है। वो कहानी शामिल नहीं हो सकी। क्यों? मैं जब भी व्हाट्सएप को खोलता हूँ, यूँ मैंने देखा है, तो मैंने यूँ ऊपर किया, जहाँ आखिर में आप स्टोरी लिखेंगे वो मुझे नज़र आएगा। अगर आखिर में स्टोरी के बजाय कुछ और लिख देंगे, मुझे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट्सएप लास्ट मैसेज को शो कराता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब भी कहानी आप मुझे भेजें तो लास्ट मैसेज और कुछ नहीं लिखना, ऊपर जितना लिख सकते हैं लिखें, कोई नई बात याद आ गई है वो लिख दें, लेकिन फिर आखिर में, फिर लास्ट में जो मैसेज लिखना है उस पर STORY इंग्लिश में या उर्दू में स्टोरी आपने लाजमी लिख के भेजना है, वरना कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और मुझे कहानी में ये ज़रूर बताना है अपना नाम, मता, पता, शहर, जिस तरह उन्होंने बताया कि रियल बताना है, फ़र्जी बताना है। अगर आप चाहते हैं मैं कोई फ़र्जी बताऊं तो आप फ़र्जी भी लिख के भेज दिया करें। और हर दफ़ा दूसरी दफ़ा कहानी भेजेंगे, तीसरी दफ़ा इन शराइत पे अमल करना है हर दफ़ा। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +9231665550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231366550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655550। आज की स्टोरी को जाने से पहले लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।